Good morning, all dear students. This is Harij Gangwar, and I welcome you all on my YouTube channel, Excellence English Classes. And today I am present here with the explanation of the poem The Gift of India by one of the prominent poets of India, Sarojini Naidu. And Sarojini Naidu has composed poems on various topics related to Indian people, whether it is related to nationalism or whether it is related to common people. She has written very important poems, and here in this poem, The Gift of India, we see that she has made the Mother India the speaker in the poem, and Mother India says to the people of India and any other people who are responsible for the war and destruction and any other things, जो भी चीज़ें इंडियन पीपल के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, जो विनाशक हैं, उन सारी चीज़ों को याद कराते हुए मदर इंडिया सभी लोगों से कहती है। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल गेट द न्यू अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल एवरी टाइम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट स्टेंजा 1, and Mother India says, "Is there aught you need that my hands withhold?" यहाँ पर जो ought वर्ड दे रखा है, दिस इज AUGHT, जो आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड टेम्पेस्ट में पढ़ा हुआ है, वही वर्ड है ये ought, एंड इसका मतलब होता है एनीथिंग। तो मदर इंडिया क्या कहते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो मेरे हाथों में हो, रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड, और जो मैंने विदहोल्ड करके रखा हो। कहने का मतलब अपने हाथों में दबा के रखा हो, जो आप लोगों को ना दिया हो, चाहे वो रिच गिफ्ट हो, रेमेंट मतलब कपड़े हों, ग्रेन अनाज हो, गोल्ड या सोना चांदी जो भी हो, यानी जो भी चीज़ें मैं प्रोड्यूस करती हूँ, क्या वो चीज़ें मैंने सब लोगों को नहीं दी। फिर आगे क्या बोलती हैं, लो I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast. Flung मतलब भेजा है, किसको, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में, जो उसके वीर सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो उसके वीर बेटे हैं, बहादुर बेटे, ब्रेव सोल्जर्स, उसकी प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं, यानी उसके लिए मूल्यवान हैं। चाहे कोई भी माँ हुई, उसका जो बच्चा है उसके लिए हमेशा कीमती होता है। तो क्या कहती है कि मैंने अपने सीने से दूर अपने बच्चों को भेज दिया ईस्ट एंड वेस्ट में, एंड yielded द सन्स ऑफ माई स्ट्रिकन वोम टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी, और जिन बच्चों को मैंने अपने पेट से जन्म दिया उनको ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी, यानी जब वॉर होता है तो उसके लिए ड्रम बीट होता है, कोई सिग्नल दिया जाता है, और उनको मैंने वहाँ पर भेज दिया कि वो जब ड्रम बजें तो उस पर काम करना चालू कर दें, लड़ना चालू कर दें। द सेबर्स ऑफ डूम, सेबर्स मतलब जो सोर्ड होती हैं, तलवार, और यहाँ पर सेबर्स का यूज़ हुआ है एज अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। सेबर्स ऑफ डूम, डूम क्या होता है, विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो क्या कहती हैं कि मैंने सब कुछ दिया इंडियन पीपल को, मैंने सोना चांदी, खाने पीने का सामान, पहनने के लिए कपड़े दिए, और अपने वीर बहादुर बेटों को दूर दूर ईस्ट एंड वेस्ट के कंट्रीज़ में भेज दिया लड़ाई करने के लिए। ये उस टाइम की बात है जब इंडियन गवर्नमेंट में जब ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल ने इंडियन सोल्जर्स को बाहर लड़ने के लिए भेजा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, एंड उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि अगर ये वॉर जीत गए हम तो इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसी टाइम में सरोजनी नायडू ने पोएम लिखी थी कि अंग्रेज़ों ने विश्वासघात किया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने बेटों को भेजा उस लड़ाई के खतरनाक मैदान में, जहाँ पर जितने भी वेपन्स हैं वो वॉर वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, विनाश ही विनाश होता है, तो मैंने सब कुछ दिया। तो हमने बिगनिंग स्टेंजा में ही देखा कि मदर इंडिया क्या कहना चाहती है कि सब कुछ देने के बावजूद भी अपने बेटों को भी लड़ने के लिए भेजा, उन्हें तबाही के मंजर में भेज दिया। एंड इन स्टेंजा 2 शी सेज, gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves. Shattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave broken hands.
दे आर स्ट्रोन लाइक ब्लॉसम्स mourned on by chance on the blood brown meadows of Flanders and France। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे पर्ल्स होते हैं, मोती, एलियन ग्रेव्स में वो एक मोती की तरह लेटे हुए हैं। मोती कहने का मतलब वो वैल्यूबल हैं, वैल्यूबल सोल्जर्स हैं, बट अब वो एलियन ग्रेव्स में लेटे हुए हैं। कहने का मतलब विदेशों में ही दफन हो गए, वहीं पर मैदान में वो मर गए। और पर्शियन वेव्स में, यानी जो पर्सिया का जो सी है, समुंदर है, वहाँ उन लहरों में पड़े हुए वो आराम से सो रहे हैं, साइलेंटली सो रहे हैं। कहने का मतलब वहाँ जाकर जो बहादुर बेटे हैं, ब्रेव सोल्जर्स हैं, वो वहाँ जाके मर गए। सैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन सैंड्स। इजिप्शियन सैंड यानी इजिप्ट में जो डेजर्ट है, रेगिस्तान, वहाँ पर शेल्स की तरह उसमें पड़े हुए हैं। शेल्स जो समुद्र में होते हैं, उसमें से निकले हुए रेत में जो पड़े हुए मिलते हैं, तो उसमें ऐसे बिछे पड़े हैं, उनकी लाशें ऐसे बिछी पड़ी हैं जैसे रेत में शेल्स बिछे हुए होते हैं। दे लाई विथ पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स। पेल ब्रोज का मतलब उनका जो माथा है वो सफ़ेद पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है, या कलरलेस हो गया है, मतलब ब्लड उसमें दिखाई नहीं देता। ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, उनके हैंड्स ब्रेव थे, बट अब वो टूट चुके हैं, कट चुके हैं, और वो ऐसे बिछे हुए हैं, स्ट्रून मतलब स्प्रेड, ऐसे बिछे हुए हैं जैसे ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर्स, फूल। मॉन्ड ऑन बाय चांस, मॉन्ड ऑन मतलब जैसे लॉन मोअर होता है, घास की कटाई होती है, तो इस तरह से जैसे किसी ने मोअर चलाया और फ्लावर्स कट के बिछ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो सोल्जर्स मैदान में बिछे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ऐसे फूलों की तरह जो बाई चांस ज़मीन पर कट के बिखर गए हैं। ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस। ब्लड ब्राउन मीडोज मतलब जो घास के मैदान हैं, वो ब्लड से ब्राउन हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं एंड ब्राउन हो चुके हैं। फ्लैंडर्स मतलब बेल्जियम एंड फ्रांस। फ्लैंडर्स बेल्जियम हो गया एंड फ्रांस तो फ्रांस है ही। फ्रांस में और बेल्जियम में वो सभी लोग घास के मैदान में ऐसे पड़े हुए हैं, और घास का मैदान खून से लाल या ब्राउन हो गया है, और जैसे कोई फ्लावर्स को काट के ज़मीन पर बिखेर देता है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे बेटे उस लड़ाई में मारे गए और वहाँ पर लेटे हुए हैं। तो उन्होंने उन सोल्जर्स को बताया है कि किस तरह से विजुलाइज किया है कि जहाँ पर जैसी चीज़ है, वेदर इट इज़ सी और इट इज़ डेजर्ट एंड इट इज़ अ मीडो मतलब घास का मैदान, हरा भरा मैदान, तो उनमें विजुलाइज किया है जैसे ग्रेव्स होती हैं, कब्रें होती हैं, उसमें उनको पल्स की तरह बताया हुआ है। जैसे पल्स किस में होता है, मोती में होता है, जो सीप होती है, शैल जो सीप होती है उसमें मोती होता है, उसी तरह वो बेचारे कब्र में लेटे हुए हैं। एंड पर्सियन वेव्स, पर्सिया की जो वेव्स हैं, लहरें समुद्र में, उसमें लेटे हुए हैं, जैसे शेल्स लेटे हुए होती हैं उसमें, सैंड में, रेत में, और घास के मैदान में वो ऐसे लेटे हुए हैं जैसे किसी ने फ्लावर्स को काट के बिखेर दिया हो। तो ऐसे उन्होंने उनकी डेथ को विजुलाइज किया हुआ है कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी उसको अपने बेटे खोने पड़े। एंड इसके बाद मदर इंडिया क्या बोलती है स्टैंजा 3 में, कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपास द वू ऑफ द वॉच आई कीप और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर and the hope that comforts the anguish of prayer and the far sad glorious vision I see of the torn red banners of victory। तो यहाँ पर मदर इंडिया क्या कहती हैं, कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप। यहाँ पर ये क्या मतलब क्या है, यू, क्या आप मेज़र कर सकते हैं, क्या आप उसको नाप सकते हैं, जो गम मुझे है, जो आंसू मेरे बह रहे हैं, उनसे जो दुख निकल रहा है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं। कंपास, या फिर उसको कंपास कर सकते हैं, कहने का मतलब उसको मेजर कर सकते हैं, जो दुख मुझे देखने पर हो रहा है। वॉच आई कीप यानी जो मैं वॉच कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, और उन सबको देखने से जो मुझे दुख या परेशानी हो रही है, क्या उसे कोई मेजर कर सकता है। या फिर दुख और प्राइड की बात भी होती है, और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर, या एक जो प्राइड होता है, जो गर्व है कि जो सोल्जर्स थे वीर गति को प्राप्त हुए, मतलब वो शहीद हो गए,
और प्राइड हार्ट्स के डिस्पेयर को थ्रिल करता है, मतलब रोमांच पैदा करता है। रोमांच का मतलब जब हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहादुरी काम किया है, तो एक अंदर से ही एक्साइटमेंट आ जाता है। तो क्या कहती हैं कि इतना सब कुछ दुख होते हुए भी मुझे गर्व भी है। एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। और होप भी रहती है, उम्मीद भी रहती है, जिससे आराम मिलता है। एंग्विश ऑफ प्रेयर, प्रेयर मतलब जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो एंग्विश उसमें चिंता भी होती है, वरी होती है, फिक्र होती है। तो कहीं ना कहीं प्रेयर जब हम करते हैं किसी की, तो उससे कुछ उम्मीद मिलती है और उससे हमें जो हमारी चिंता होती है उसको कंफर्ट मिलता है। यानी हम अपनी वरी को भूल जाते हैं, हमें आराम और सुकून मिल जाता है। एंड द फार साइड ग्लोरियस विजन आई सी। और क्या कहती हैं कि जो मैं एक ग्लोरियस विजन देख रही हूँ बहुत दूर से ही, ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। यानी विक्ट्री के जो फटे हुए लाल कलर के जो बैनर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी जान को दांव पे लगा के विक्ट्री को जीत लिया है, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो एक ग्लोरियस विजन वहाँ पे दिख रहा है। इतना सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ बट उन्होंने वॉर को जीत लिया। जैसे स्टैंजा थर्ड में एक बार फिर से देखेंगे मदर इंडिया क्या बोलती है। क्या आप मेरे उस दुख को मेजर कर सकते हैं जो मेरे आंसू निकल रहे हैं, या फिर जो परेशानी मुझे ये सीन देखकर हो रही है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? या फिर कोई उसको मेजर कर सकता है कि जो मैं उनको देखकर अपने आप में प्राइड फील कर रही हूँ? या फिर कोई उसको मेजर कर सकता है प्रेयर करने से जो मुझे उम्मीद मिलती है और जिससे मेरी चिंता दूर होती है? और जो मैं एक ग्लोरियस विजन देख रही हूँ और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो जिसे बोलते हैं विजय पताका, कहने का मतलब जो विक्ट्री वाले फ्लैग्स होते हैं, तो उनसे जो खुशी मिल रही है इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। यानी दुख भी है यहाँ पर, प्राइड भी है एंड हैप्पीनेस भी है, तीनों चीज़ें यहाँ पर मिली जुली हैं। स्टैंजा 4। When the terror and the tumult of hate shall cease, and life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones, remember the blood of thy martyred sons। तो यहाँ पर मदर इंडिया क्या कहना चाहती हैं? When the terror and the tumult of hate, टेरर मतलब जो आतंक है, एक जो लड़ाई में आतंक होता है, एक जो डर और भय होता है। एंड टमल्ट मतलब जो हलचल होती है, जो एक माहौल बना हुआ होता है, किसका? नफरत का। तो एक दिन ये आतंक और ये नफरत जब रुक जाएगी तो क्या होगा? लाइफ रिफैशन्ड, तो लाइफ दोबारा अपनी जगह वापस लौट आएगी, लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। ऑन एनविल्स ऑफ पीस, एनविल्स मतलब जो फाउंडेशन होती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी शांति का माहौल बनेगा और उस फाउंडेशन में, उस माहौल में लाइफ फिर से ज़िंदा हो जाएगी। कहने का मतलब लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जिएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड्स हु फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक्स। और जो लोग उन सोल्जर्स की वजह से सेफ हैं, उनके लिए क्या बोलती है मदर इंडिया? कि आप उनको प्यार करेंगे और उस प्यार के साथ साथ आप उनको ऑफर करेंगे अपने मेमोरियल थैंक्स, यानी उनको याद करेंगे और उनको हमेशा थैंक करेंगे कि आपके लिए उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। और किसके लिए? कॉमरेड्स के लिए। कॉमरेड मतलब जो आपके साथी थे, जो आपके भाई थे, सोल्जर्स, जो आपके डॉन्टलेस रैंक के लिए लड़े। डॉन्टलेस मतलब करेजियस, हिम्मत के साथ अपनी रैंक को, यानी अपने जो एक दर्जा है उनका, उसको बचाने के लिए, इंडियन के टाइटल को बचाने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए आप सभी लोग एक दिन उनको प्यार करेंगे और धन्यवाद देंगे। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस, और आप लोग उन सभी का ऑनर करेंगे। डीड्स मतलब जो भी एक्शन, जो भी काम उनका हुआ, सोल्जर्स ने जो भी काम किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो जो डेथलेस वंस यानी जो अब मर चुके हैं, उनका आप एक दिन ऑनर ज़रूर करेंगे उनके कामों की वजह से। और अपने मार्टर्ड सन्स, यानी जो तुम्हारे बेटे शहीद हो चुके हैं, उनके ब्लड को आप ज़रूर याद रखेंगे कि
आप लोगों के लिए उन्होंने अपना ब्लड शेड किया, आपकी वजह से उन्होंने पूरे मैदान को रेड कर दिया और आपके लिए इंडिया को सिक्योर कर दिया और लड़ाई को जीत लिया। बट इन सब के लिए कितना कुछ झेलना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। सिंपल टर्म में सरोजनी नायडू बस ये कहना चाहती हैं कि जब भी वॉर होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक मदर को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू बस ये कहती हैं कि जब भी कोई डिस्ट्रक्शन होता है वॉर में, जब भी कोई लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा एक देश का नुकसान होता है और जो भी उन सोल्जर्स की माँ होती हैं सबसे ज़्यादा दुख उनको ही होता है। तो ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। समरी आप लोगों ने ऑलरेडी लिख ली होगी, उसका बैकग्राउंड भी आपको उस पोइम का मालूम होगा थोड़ा। मैंने भी आपको बताया कि कब की बात है और क्या हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। पोएम फिनिश हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लीजिए। लाइक करिए वीडियो को ज़रूर और कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।